हाँ जी, चलिए बेटा पूछिए अपनी प्रॉब्लम फटाफट। पूछिए गुरुजी। एक्सरसाइज 4 का 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4 पे चल रहे हो? एक्सरसाइज 4 की टेंशन खत्म कर दो गुरुजी। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, शॉर्टकट तरीके से नहीं है जी। आगे पूछो गुरुजी। वो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है गुरुजी। मैंने पहले उस दिन भी बताया जी आपको, उनमें लॉन्ग तरीका ही जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वही तरीके से होंगे गुरुजी। फिर उसके बाद जब लॉन्ग करने के बाद आपको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी उसी क्वेश्चन की। वो हिंट दे देता हूं मैं आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, है ना जी। प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। जो भी क्वेश्चन आएगी आपको उसकी कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना जी। ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बी की, सी की, सॉरी ए बी सी एफ जी एच। ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी आपको निकालना पड़ेगा। यदि वो वैल्यू 0 आएगी तो वो हमारा एक हाइपरबोला कहलाएगा जी। वही ऐसी बात पूछ रहा हूं ना। एच स्क्वायर ये माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगी तो हमारा वो एक इलिप्स होगा जी। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आएगी तो वो एक ठीक है जी। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है गुरु जी। पूरा सॉल्व करने के बाद एक्स की जगह ये, जब भी मैंने आपसे कहा गुरु जी उसे छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो गुरु जी। ठीक है जी, तब आप उसके अंदर ऐसी वैल्यू को निकालोगे जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं गुरु जी। एक्सरसाइज 5वीं कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए साहब 5वीं तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की? अरे और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बर्नौलीज इक्वेशन, आइए मेरे मालिक ये क्या कहती है? बर्नौलीज इक्वेशन या ये कहती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसके भी सवाल आप आराम से कर पाओगे, 2-4 सवाल होते ही आप इसके भी सवाल कर पाओगे जी आराम से। इसमें जरा कुछ अंतर समझो, dy ओवर dx प्लस पी वाई। ये तो मैंने बेटा सिस्टमेटिक अरेंज इसलिए कर दिए कि आपको एक जैसे सवाल एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल मिल जाए, जैसा आपने बीएससी में पढ़ा है गुरु जी। आपने ग्रेजुएशन में जिस लेवल पे आपने पढ़ा उसी तरीके के मैंने एक जगह क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन कर दिया कि यार प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल तो हो। अब मैं कहूं ये वाला सवाल इस एक्सरसाइज से होगा, ये वाला सवाल इस एक्सरसाइज से होगा, तो आप यूं कहोगे यार पहले एक्सरसाइज तो क्लियर कर दे। ठीक है जी, ना समझ में आएगी गुरु जी किसी के बालक की। बालक मेहनत ना समझ रहा गुरु जी, हमने किस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं गुरु जी। तो इसमें खास बात होती है, इसमें राइट हैंड साइड में y की टर्म होती है। पीछे वाली एक्सरसाइज में क्या था? y नहीं था गुरु जी। इसमें राइट हैंड साइड में y की टर्म होती है। और एक खास बात और होती है,
जो भी यहां p का कोफिशिएंट आएगा उसको हम कुछ मानते हैं और उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो कहता है 100% डिफरेंशियल करने के बाद वो टर्म यहां 100% अवेलेबल होनी चाहिए, तब ये इस एक्सरसाइज की ओर प्रवेश करता है। आइए मेरे मालिक बात को ध्यान से सुनो। फटाफट फार्मूला लिखिए गुरुजी, सवाल में आपको ज्यादा क्लियर होगी। वेयर पी और क्यू जो है वो एक्स के फंक्शन होंगे कि चले, हो गया। अरे नोट हो गया, अरे बता तो दो यार। तो इक्वेशन इज लीनियर, ठीक है जी। सवाल के अंदर कौन सी टर्म लीनियर होगी? तो लीनियर के लिए शर्त होती है सवाल के अंदर कि राइट हैंड साइड में एक्स ही एक्स हो। ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। बाद में आगे चल के ये सवाल के अंदर लीनियर, इसमें राइट हैंड साइड में वाई तो है लेकिन ये भी लीनियर नहीं। देखो जी, इसे देखो गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो गुरुजी, मैं क्या कह रहा हूं आपको। इसको इधर ले गए तो y की पावर -12 प्लस एक्स स्क्वायर और y की पावर हाफ। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका डिफरेंशियल यहां अवेलेबल है नहीं है, तो 100% डिफरेंशियबल मौजूद है गुरुजी। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जितनी भी है ना, ये अलग अलग टाइप की इक्वेशन है जी आपकी सवाल के अंदर। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे कुछ बात क्लियर होती चली जाएगी। ये कोई भी इक्वेशन नहीं है गुरुजी आपकी नीचे वाली, ठीक है। आइए जरा बढ़ते हैं। तो चॉइस आपकी होगी गुरुजी, सवाल आप मुझसे पूछेंगे, डिमांड आपकी होगी। मैं तो मैथड के लिए करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें से पूछ लो कोई सा जो आपकी मर्जी होगी। दूसरा या तीसरा? जल्दी बोलो गुरुजी। दूसरा जी, लो जी। अक्सर जो एग्जाम में आपके लिए बिल पे पूछा जाता वो ज्यादातर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा जाता, पूरा कभी सॉल्यूशन वो आपके लेवल में कम पूछेगा जी, ठीक है जी। ज्यादातर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता आज। तो dy ओवर डी प्लस एक्स साइन 2 बराबर एक्स का क्यों। यदि ये कॉस ना होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती। राइट हैंड साइड में ये नहीं होता तो ये पहली एक्सरसाइज से सवाल हल हो जाता गुरुजी, ठीक है जी। इस कॉस स्क्वायर वाई को इधर ले जाओ। कॉस स्क्वायर वाई जब इधर गया गुरुजी, सेक स्क्वायर वाई 2x साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, है ना जी, एक्स का। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर प्लस 2 टेन वाई एक्स बराबर एक्स का, ठीक है जी। अब लेट v मानते हैं 2 टेन वाई को, या खाली टेन वाई को ही मान लो।
उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशियल यहां मौजूद होता है जी, सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर, तो मालिक साहब ये क्या हुआ, डी बी ओवर डी प्लस टू वी एक्स बराबर एक्स का क्यूब। अब वो हमसे फिलहाल तो पूछ रहा था क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो यहीं से ही आपको पता चल गया 2x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ गुरुजी, e की पावर x स्क्वायर। यदि वो हमसे कहता गुरुजी सॉल्यूशन और निकालो, तो मैं पूरा सवाल कर दे रहा हूं, ये तो आंसर यहीं खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या कहते हैं गुरुजी, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर, q कितना, x का q, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, पुट x का q को हमने t मान लिया, तो 3x स्क्वायर तो v कितना गुरुजी, अरे v कितना गुरुजी, वाई स्क्वायर को माना था आपने, नहीं 10y को, सॉरी 10, ठीक है, और तो 1/3 एक्स स्क्वायर की जगह, हाँ? तो सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा गुरुजी, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा गुरुजी, है ना जी। ये हुआ t की पावर 1/3, जब इसने पूरे सवाल का सॉल्यूशन भी नहीं पूछा है गुरुजी, t की पावर 1/3 e की पावर t और dt प्लस, अब ये इंटीग्रल ऐसे ही रखा रहेगा गुरुजी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत लिखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या लिख दिया गुरुजी, x sin 2y, यही तो है गुरुजी, 10y को हमने v माना, अरे क्या गलती है बाबूजी, कोई गलती ना है, सॉल्यूशन में गलत लिखा है, ओहो बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, जब इंटीग्रल ना हो रहा मैंने की, ओहो गुरुजी, है ना जी। धन्यवाद आपका। तो x का q को लिखेंगे x, है ना जी, एक्स स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर x dx प्लस c, पुट x स्क्वायर को हम t मान लेंगे, 2x dx इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर की जगह t, है ना जी, e की पावर t dt, बस आप इसे अच्छी तरह जानते हो, ये u और ये v मानने की वैसे जरूरत भी नहीं है, ये t-1 e की पावर t प्लस c, तो खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा था, मैंने करा दिया आपको, ये भी लिखो जी फटाफट गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी।
ज्यादातर सवालों में बार बार आपको बता रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है। ये हम इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आपको नजर आए, लेकिन हम यदि पेपर में देंगे तो हम हमेशा ये काम नहीं करेंगे गुरुजी, सीधे ही इस लाइन से यहां पहुंचेंगे। ये वाली लाइन को लिख के नहीं दिखाएंगे गुरुजी, और सीधे ही, है ना जी, फिर यहां आ जाएंगे आप कि जो भी ये बचा गुरुजी यहां पे, जो भी आपका बचा 2 और आपका बचा x, तो इंटीग्रेटिंग इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हमें टाइम भी बचाना है, लिखना तभी होगा, नहीं तो क्वेश्चन छूटेंगे आपके आते हुए। नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, अरे नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। बच्चों को यही मालूम ना दिखे फिर तो कोई दिक्कत ही ना आ गई। कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है। अभी बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, रूल ही ना मालूम तुम्हें। पीजीटी में नहीं है। पीजीटी पीडी में नहीं है। आओ मेरे मालिक आगे बढ़े, हो गया, चलो जी। तो ये चौथा आ गया गुरुजी, पांचवा आ गया, छठा, ठीक है जी, छठा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मैंने दे रखे हैं गुरुजी। बोलो गुरुजी कौन सा करवाओगे? बोलो फटाफट गुरुजी, एक आध और करा लो जिससे कि आपको, ठीक है जी। प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे दे दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिए। बोलो जल्दी बोलो। जिससे आपको आपके चैप्टर में दिक्कत ना आए गुरुजी। जल्दी कराओ गुरुजी, बोलो है ना यार, कोई एक क्वेश्चन तो बता दो, कौन सा करूं? आठवां आया हुआ, तुम तो वही चाहोगे कि मेरे मालिक जो आया हुआ वही कराओ। लो जी, वही ले लो। तो dy ओवर dx e की पावर x माइनस वाई, और तो e की पावर y को पहले इधर ले जाओ जी, इस e की पावर माइनस वाई को हटाओ, e की पावर 2x माइनस e की पावर x e की पावर y। जैसे आपको बीएससी के एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन ने परेशान किया था, ठीक है जी, वहां पेपर में यही नहीं पता चलता था किस एक्सरसाइज का सवाल है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन एग्जाम से पहले आपको बहुत जरूरी है। कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देख के जाएं और एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें।
वैसे तो हर चीज में जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस पे जरूर ध्यान देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर, जहां भी आपको लग सके है कि मैं यहां से डायरेक्ट पहुंच सकता हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? सॉल्यूशन पूछ रहा है। चलो, द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, सॉरी y नहीं, v इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y किसे माना है आपने? v, e की पावर y, e की पावर e की पावर x, q कितना? e की पावर 2x। एक को इसके साथ एडजस्ट कर दो, एक को इसके साथ एडजस्ट कर दो। ठीक है जी, पुट। अरे साहब, ये चीज पढ़ने की जरूरत ना है गुरु जी। ठीक है जी, तो मालिक साहब क्या, अब एक बात और बता दूं, ये हुआ टी की पावर टी प्लस सी, टी की वैल्यू ई की पावर एक्स माइनस 1, ई की पावर एक्स प्लस सी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, ज्यादातर सवालों में इसको इधर ले जाएगा आंसर में। वैसे आंसर ऊपर भी सही है, लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। अब आ जाओ जरा, थोड़ा सा देखें दिमाग में। यदि हम चाहें तो देखें इसका शॉर्टकट तरीका कुछ हो रहा है गुरुजी, देखते हैं, बताते हैं गुरुजी आपको। तो मैंने आपको एक बात बताई गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। ठीक है, उस तरीके से हमें मेमोरी को भी रखना है गुरुजी। मैंने जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया e की पावर x। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 100% c के साथ e की पावर x ऐसा आएगा जी। ठीक है जी, यदि कोई ऐसी टर्म अकेली है जिसमें ऐसी टर्म आ रही है गुरुजी, तो आंसर हमारा वो ही है गुरुजी। ना हमें ये सॉल्व करना, ना ये सॉल्व करना, ना ये सॉल्व करना गुरुजी। ठीक है जी, ये 100% क्या है? रॉन्ग। हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना। मैंने क्या बताया, ज्यादातर सवालों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है गुरुजी। इस बात को समझ में आई नहीं आई आपकी? ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? मैंने जो यहां लिखा है गुरुजी, ठीक है, तो ये इतना टाइम हम बचाने से बच गए गुरुजी। अब फिलहाल नोट करो जी फटाफट। ये एक एक बात नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लेना हिंदी में, जिससे आपके समरी बना लो चैप्टर की, हर चैप्टर की, कि गुरुजी ने इस चैप्टर में ये बातें बताई हैं।
जिस समरी को आप एग्जाम से पहले तैयारी करके जाओगे, नहीं तो याद नहीं रहेंगी, फिर वीडियो देखनी पड़ेंगी, पूरी बात है। तो लेके क्या हो, अरे हो गया नोट। तो मेरे मालिक, अब आई हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पता ही है एमडीएक्स प्लस एग्जैक्ट कब होती है, जब डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के बराबर। ये भी पूछा जा चुका आपके सवाल के अंदर, है ना जी। ये अब इसमें वही डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे, डेल एन ओवर डेल एक्स बराबर आ गए, तो पक्की बात है एग्जैक्ट हो गई। तो ये एग्जैक्ट का आप चेक कर लोगे अपने आप ही, ठीक है जी। एग्जैक्ट वाले सवाल, द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सवाल में सुनते ही देखना होगी। यहां 6 आया, यहां 2 आया, यहां 4 वाई आया, यहां एक्स के रेस्पेक्ट में करा 4 वाई आया, ठीक है जी। नहीं, ये तो माइनस क्या आया, इधर को ले जाओगे तो ये माइनस क्या आया, ठीक है जी। इसमें डिफरेंशियल किया हमने, डेल एम ओवर डेल वाई निकाला, तो e की पावर वाई कॉस एक्स, इधर ले गए, इसका डिफरेंशियल किया e की पावर वाई कॉस एक्स। तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंस। हमें ओरल ही काम करना है गुरुजी, लिखना नहीं है गुरुजी जिन सवालों में, ठीक है। ये सवाल के तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक कर लेंगे, ये हो जाएगी एक्सरसाइज। अरे ये वाली तो मैंने आपको बता दी, कहीं पीछे भी यूज कर दी। इसके एग्जैक्ट के सवाल पेपर में आ जाते हैं अक्सर, कोई करवाना हो तो बता दो गुरु। एक सवाल यू थोड़ा सा अच्छा गुरु, क्वेश्चन नंबर 6 हो यहीं जाएगा गुरु जी, है ना जी। तो इज एग्जैक्ट, ये दे रखा है इस सवाल में कि एग्जैक्ट है, तो डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एम ओवर डेल वाई कितना 2a वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स कितना जी आपका माइनस बी वाई, तो 2a प्लस बी, ठीक है। सवाल के अंदर तो वो पूछ रहा है कौन सी कंडीशन होगी जी आप वाली, तो 2a प्लस बी बराबर वाई जीरो, ऐसा नहीं, वो कंडीशन पूछ रहा है सवाल में नीचे आंसरों से, तो आपको दिख रहा है कि 2a प्लस बी बराबर 0। यदि वाई 0 हो गया तो एग्जैक्ट ये हट भी जाएगा, जब वाई ना तो हम डिफरेंशियल किसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता दो इसका ही, लो जी गुरु जी 5वां ही बता देते हैं, पहले नोट कर लो फटाफट गुरु जी। हो गया, तो गुरु जी मैं तो यहां बात आ जाऊं, क्योंकि मैंने ये कहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ओके एग्जैक्ट ये एक्सरसाइज में है, इसलिए मैंने कह दिया एग्जैक्ट है। आप एग्जाम में से चेक करोगे कि ये बराबर है नहीं है। अब हमें तो सीधे सीधे क्या करना है, इस वाली टर्म को तो पूरा पूरा लिखना है। इस वाली टर्म में हमें वो लिखना है जिसमें एक्स, ठीक है। यहां क्या एक्स साइन वाई, साइन एक्स वाई का इंटीग्रल,
ठीक है जी। बस आपको थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ता, इसे चेक करना पड़ता कि एग्जैक्ट है ना, है ना जी। यदि सवाल में आपको दिख जाए वैसे तो दिख जाएगा गुरु जी यहीं से, डेल एम ओवर डेल वाई, यहाँ कॉस वाई आया, डेल एन ओवर डेल एक्स, ये भी कॉस एक्स कॉस वाई आया, ठीक है, बराबर होंगे गुरु जी। इसका डिफरेंशियल करने की जरूरत ना, चेक करना चाहो चेक कर लो जी आप। तो आइए, मैंने बताया था जी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8। ये अक्सर परेशान करती है गुरु जी। अरे कर लिया नोट? ठीक है जी। ये तो सवाल आप अपने आप ही कर लोगे। सवाल के अंदर जो भी ये कर्व निकल के आता है सवाल के अंदर देख लेंगे, सर्किल आ रहा सर्किल लिखेंगे, हाइपरबोलिक आ रहा हाइपरबोला लिखेंगे, पैराबोला आ रहा तो पैराबोला लिखेंगे, जो भी आपकी बात आ रही है क्वेश्चन में निकल के। ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एच स्क्वायर बराबर से कंपेयरिंग करेंगे गुरु जी, कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, मुझे पहले एक जगह फॉर्मूले लिखवा दूं, पहले मैं आपको सारे इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखवा दूं। इसमें रूल है, आपको वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जी। मेथड, पहला रूल है द इक्वेशन इज होमोजीनियस। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस, ठीक है जी। इसमें मजबूरी होगी, आपको सवाल ज्यादातर कराने पड़ेंगे मुझसे। ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं 1/mx प्लस एन, ये मल्टीप्लाई करी जाती है, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की है उस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी जाती है। ये हमेशा ऐसी टर्म आनी चाहिए यार, सिंगल टर्म का मतलब ये होगा, अभी आपको आगे चल के सवालों में क्लियर होगा सिंगल टर्म का मतलब क्या है। ज्यादातर ऐसी टर्म आए कि जिससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाए गुरु जी, है ना जी। इससे अभी सवाल में ज्यादा बात करेंगे हम, ठीक है, तब बात आपकी समझ में आएगी। मेथड सेकंड, ठीक है जी। आओ, इफ 1/n डेल एम ओवर डेल वाई, शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं मैं इसलिए, डेल एन ओवर डेल एक्स, ये खाली एक्स का फंक्शन आए, इस फंक्शन को हम एफ एक्स मानते हैं, तो कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई की पावर एफ एक्स डी। ठीक है जी। मैं पहले वाली एक्सरसाइज भी बताता रहूंगा और आपको ये भी बताता रहूंगा। मेथड थर्ड, इफ 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर, यूं समझ लो जब एम लिख रहे हो ना तो पहले एन आएगा फिर एम आएगा। यहाँ एन लिख रहे हो तो पहले एम आएगा फिर इसमें एम का हमेशा डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में होगा और एन का रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। यदि फार्मूला भूल जाओ तो इस तरीके से याद करे जाएंगे, वाई एलोन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखना गुरुजी ये कितनी आसान सवाल को हल कर देता है। तो एक फॉर्म की और इक्वेशन होती है सवाल के अंदर, वो क्या कहती है गुरुजी?
हाँ जी, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y f1 x, y। इसमें y की सिंगल पावर, मिनिमम सिंगल पावर, एक पावर सिंगल पावर कॉमन आनी चाहिए, x f2 x, y बराबर 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं 1/mx माइनस m। कहते हैं यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो एक क्वेश्चन हमारी एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है जी, पहले हमारा दिमाग एग्जैक्ट की तरफ ही पहुंचेगा, फिर हमारा दिमाग इधर की तरफ भागेगा। गुरुजी ये पूरी एक्सरसाइजों का निचोड़ है गुरुजी, यूं समझो। हम कंपटीशन लेवल पे इस एक्सरसाइज को विशेष तौर से फोकस करेंगे क्योंकि हमारी न्यूमेरिकल को, लेकिन ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है जी गुरुजी। इसमें आप एक एक न्यूमेरिकल करके देखें। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको, ये सवाल में आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो कहते हैं मल्टीप्लाई, ये वाला जो रूल है अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मल्टीप्लाई x की पावर h y की पावर q, है ना जी। हाँ, एक क्वेश्चन में इसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो फिलहाल ये फॉर्मूले फटाफट नोट करो जी, पहले ये फॉर्मूले नोट करो फटाफट गुरु जी, तब हम आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा इस एक्सरसाइज में, ध्यान से पढ़ना है गुरु जी। इसके एक एक सवाल की प्रैक्टिस करिए, नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहे, आपको शॉर्टकट तरीका दिमाग में नहीं बैठ रहा गुरु जी, ठीक है जी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, नोट करते रहो फार्मूले को। और भी बताएंगे, कुछ बातें ऐसी बताते रहेंगे जिससे आपका दिमाग खुलता रहे। हिमांशु जी ने सीधे इस एक्सरसाइज पे किया क्योंकि उन्हें
पता चली कि ये एक्सरसाइज बहुत निचोड़ है गुरुजी। मेरी बात को ध्यान से सीरियस वे में इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है जी। कुछ वीडियो को आप पेपर से पहले नोट कर लें, ठीक है जी। ये वीडियो मुझे जरूर देख के जानी है, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट कर लेना इन बातों को। वन 150 के आसपास चैप्टर 1 में क्वेश्चन दिए मैंने आपको। आगे के 2 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 तो छोटे छोटे हैं, फिर 4 थोड़ा सा बड़ा आएगा। थर्ड तो बिल्कुल ही छोटा है। अरे हो गया। अरे कछु तो बोल दे करो यार, एक आधी बालक बोले फिर मैं पलट दूंगा, फिर यूं कहोगे गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुने। पहली बात तो जरा ये गौर फरमाए इनमें, ये क्या पूछ रहा है। और ये इक्वेशन है क्या? होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्या है हमारी? होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें भी इंटीग्रल फैक्टर पूछेगा वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है जी। एक बात को ये गांठ बांध लेना, इंटीग्रल फैक्टर पूछेगा, क्योंकि एग्जैक्ट में इंटीग्रल फैक्टर निकलता भी नहीं है। कहां निकाला हमने? कहीं निकाला किसी में एग्जैक्ट में? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये राजी फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो आपका दिमाग सीधे ही इस एक्सरसाइज की ओर पर चलेगा। अब आपको ये देखना होमोजीनियस है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस होमोजीनियस के लिए मैंने एक रूल बताया, mx प्लस n। तो मैंने क्या करा, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दी, 2x² y, इसमें y की प्लस y का क्यूब माइनस कितना 3x² y। ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यही बताया गुरुजी मैंने। क्या बताया गुरुजी? एक मिनट जरा मैं देखूं होमोजीनियस में क्या रूल बताया मैंने। मुझे सवाल में कुछ डाउट लग रहा है। क्वेश्चन यदि होमोजीनियस होती है तो 1/mx प्लस ny निकालते हैं, ठीक है जी। तो मालिक साहब ये तो सिंगल टर्म आनी चाहिए जी, इसमें यार कुछ ना कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है गुरुजी? यार ये तो बड़ा टेंशन वाली चीज है। अरे मेरे मालिक, अरे साहब मेरा दिमाग घूम गया गुरुजी, है ना जी। तो मालिक साहब मैंने कहा ना अभी मैं ही खुद डिस्को करने लगूंगा इसके अंदर। ये वाला रूल तो फेल हो गया।
ठीक है जी, आ जाओ। बहुत प्रैक्टिस मांगती है एक्सरसाइज। डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स -6x, ठीक है जी। तो ये 6x आ रहा जी, मैंने एक फॉर्मूला लगाया 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। तो 1/m, 1/m कितना, 1/2xy डेल एन ओवर डेल एक्स -6x प्लस 2x, ठीक है जी। तो मालिक साहब कितना आया गुरुजी, -4/y। रूल फेल होंगे धीरे धीरे, इसमें समझ लो ज्यादातर सवाल आप मुझसे कराओगे या आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तब ये पता चलेगी आपको। e की पावर माइनस, ये मैंने भी आपको बताया y का फंक्शन एलोन, ये नहीं कि होमोजीनियस वाले सवाल इस मेथड से नहीं हो सकते। e की पावर -4, जब ज्यादातर सवाल आप करा लोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप खुलता चला जाएगा। मेरे को भी डिस्को करना पड़ा थोड़ी देर कि ये वाला सिंगल टर्म में क्यों नहीं आ रहा गुरु। तो यही सिंगल टर्म की बात होती है गुरु, कि ये टर्म सिंगल में नहीं आई। अभी सारा सिंगल टर्म बताऊंगा मैं आपको, और ज्यादा मेरी बात क्लियर होगी, सवाल होते ही और क्लियर होंगे। लिखो जी फटाफट इतनी बात को। नोट करिए फटाफट गुरुजी। ज्यादातर सवाल मेथड सेकेंड और थर्ड से ही हल होंगे गुरुजी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो इसी तरीके से करिए गुरुजी। यदि वो लीनियर बन रही है तो फिर वही बात है, लीनियर से करेंगे गुरुजी, फिर उसे इस फॉर्म में नहीं लाएंगे, क्योंकि इसकी फॉर्म mdx प्लस ndy की फॉर्म में होते हैं सवाल ये, बराबर 0 है ना जी। ध्यान रखना इस बात को। उसमें क्या था, राइट हैंड साइड में कुछ बच भी रहा था गुरुजी, इसमें हमेशा mdx प्लस ndy बराबर 0 होगा। हो गया। क्या कह रहे हैं 2y, अरे मैं देखता हूं, अरे गुरुजी गलती, अरे भाई साहब, ठीक है जी, हाँ यहां गलती लिख गए गुरुजी। इसमें से इसको घटाओगे, आंसर में नजर पड़ गई ना हमारी तुरंत, हमने यहां आंसर देख लिया गलती से। y की पावर -4 आना है, y की पावर -4 जब ही आएगा जब -4/y होगा।
हाँ जी आइए। तो ये तो निकालना पड़ेगा, ये होमोजीनियस तो है नहीं, ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगी इस वन के कारण। डेल एम ओवर डेल वाई 2 डेल एन ओवर वन अपॉन एन। तो वन अपॉन एन कितना गुरुजी है ना जी, मैंने भी आपको फार्मूला बताया गुरुजी, फिर गलत लिख गया मैं। यदि एन है तो यहां एम होगा और यहां एन होगा, वन अपॉन माइनस के, है ना जी, 2y प्लस 2। तो कैंसिल हो गया, यहां बचा 2 अपॉन एक्स। तो मैंने बता दिया यदि माइनस के 2 अपॉन एक्स आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना होगा, e की पावर माइनस 2 log x, तो 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी। तो लिखो जी फटाफट बातें। अरे समझ में आ रही है बातें? ये लगा लगा के न्यूमेरिकल में चेक करना पड़ता है। हमारा दिमाग पहुंचेगा एग्जैक्ट बनते ही, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहुंच रहा है, एग्जैक्ट टाइप की क्वेश्चन दे रखी है, तो 100% इसी एक्सरसाइज से होगा। हो गया? चलो मैं भी तो टेस्ट ले लूं, बहुत दिन हो गए। ठीक है, चलो जी गुरुजी मैं भी टेस्ट लेता हूं आपका। तो लो जी फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं गुरुजी। ये तो हमारे बीएससी में जाए तो सवाल कराए हुए हैं, हमें पता है किस एक्सरसाइज का सवाल है, कैसे हो। तो करो जी गुरुजी, जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। करें चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करें जी। तो मालिक साहब आपने हमारी बात सुनी नहीं गुरुजी, सुन लेते तो इतनी देर न लगती गुरुजी। और यही सवाल हो जाता। ये y dx है और ये x dy।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1/mx माइनस n, है ना जी। दोनों से क्या कॉमन आ गया गुरुजी? दोनों से 1/xy कॉमन आ गया, ठीक है। 1 यहां क्या है? x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x माइनस x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस x। अब मेरी बात आपको समझ में भी आएगी। मैं बार बार इस टर्म की बात कर रहा हूं कि इसमें प्लस, यार बहुत कुछ हो गया, मैं क्या बताऊं, ठीक है जी। ये हमारा क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का एक मीनिंग और भी है कि सिंगल टर्म की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं टर्म के अंदर, तो कोई ना कोई टर्म से या तो अपने आप ही सिंगल टर्म में आ जाए, जैसा कि ये आई, या अपने आप ही टर्म कैंसिल हो जाए गुरु जी, ठीक है जी। धीरे धीरे सवाल आएंगे, मैं अपने आप बताऊंगा गुरु जी। और अरे करा आपने, अब तो कहेंगे हाँ जी हो गया। चले मालिक साहब, लो जी मालिक साहब चल दी, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें इंटीग्रल फैक्टर नहीं पूछा गया गुरु जी। अब बड़ा मजेदार सवाल आया गुरु जी। छठा सवाल लिखो गुरु जी। पांचवा भी लिखो पहले गुरु जी। चलो पांचवे पे पहले आप दिमाग लगाओ, पांचवा आप लिखो पहले, पांचवा करो, क्योंकि सारे सवाल बहुत अच्छे लेवल पे हैं। पांचवा लिखो गुरु जी, फटाफट करो गुरु जी, और बताओ क्या है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से तरीके से, कौन से मेथड से ये सवाल हल हो रहा है। हर सवाल इसमें एक से एक स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल है। हमारा दिमाग कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे घूमेगा, वो हर सवाल बताएगा आपको। है ना जी, कैसे? अब तो एंड्रेस पूछना पड़ेगा। चलिए गुरु जी, एंड्रेस करिए। हाँ बोलिए।
सर dx dy की मल्टीप्लाई कर दी, है जी, dx dy की मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। किसकी सर dy dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कर दी? अंदर अंदर भी मतलब सारी टर्म में ठीक, कर दी मल्टीप्लाई। ठीक फिर है जी। इसमें dxy का फॉर्मूला बन गया, है dxy। गुरुजी, आप वहां पहुंच गए इतनी जल्दी? चलो गुरुजी आओ हम बताते हैं। हम यदि एग्जाम में होते और एग्जाम दे रहे होते तो ये पुरानी एक्सरसाइज में ही हमने वहां भी शायद दिया और यहां भी दिया, तो हम ऐसा काम नहीं करते जैसा ये हमें बता रहे हैं। हमारा दिमाग सबसे पहले क्या पहुंचता है गुरुजी? ठीक है, तो मालिक साहब हम पहले इस सवाल को इस फॉर्म में लाते हैं और चेक करते हैं एग्जैक्ट है नहीं है। तो डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई हमारा कितना माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, डेल एम ओवर डेल एक्स वो भी माइनस। तो मालिक साहब ये तो एग्जैक्ट बन गई। आप कहां को ले जा रहे हो सवाल को? ठीक है जी, इसमें वो टर्म जिसमें एक्स ना हो। आपका तरीका ठीक था गुरुजी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3y, है ना जी? माइनस की इधर गुणा कर दो, बात वही है। तो पालिक साहब आप तो कहां ले गए गुरुजी? आप उस तरीके पे ले गए जो मैंने पहले तरीका कराया। पहला दिमाग हमारा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के बाद हम 1/n वो वाला देखते, वो सेटिस्फाई नहीं करता गुरुजी, वो सिंगल टर्म में कोई आ ही नहीं रही गुरुजी। ठीक है जी, है फंक्शन एक्स का होना चाहिए जीरो, जीरो तो तब बनना है क्योंकि वो एग्जैक्ट है गुरुजी। अरे समझ में आई बात नहीं? अरे आ गई। प्रॉपर नहीं दिख रहा। गुरुजी आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? अरे और बच्चों, और भी तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम है ऐसी? जब प्रॉपर नहीं दिखाई दे, ब्लैंक हो जाए तस्वीर, समझ लो आपका नेट गड़बड़ कर रहा है गुरुजी। तो आ जाओ गुरुजी। छठा सवाल इस एक्सरसाइज का बहुत ही बढ़िया सवाल है गुरुजी। ठीक है जी, तो छठा सवाल बताने वाले को बैच का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा घोषित किया जाएगा।
है कोई कैंडिडेट जो छठा सवाल करा सके? है कोई? नहीं है ना गुरुजी? हाँ, तो आ जाओ मेरे मालिक। आंसर नंबर 6। मेरी बात को स्पेशल सवाल है गुरुजी, बहुत ही मजेदार सवाल है। कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना गुरुजी। वो बात क्या है गुरुजी, मैं आपको एक बार बता दूं। डी एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल ध्यान रखना। वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यदि डी वाई अपॉन एक्स है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई। दो फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान रखो, ये अक्सर आपको परेशान करेंगे। ठीक है जी, ये रिजल्ट आ जाओ। यदि कोई फार्मूला डिफरेंशियल के रूप में बनना है, अब ये किसका फार्मूला बना आपको पता ही है। नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है, और भी आसानी तरीके से याद करा दूं पूरी आपको। नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है तो नीचे वाई होगा, ऊपर एक्स होगा। नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो नीचे एक्स होगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाई होगा। ठीक है, यदि ये डिफरेंशियल के रूप में बनना है, मौजूद है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ ना गुरुजी, ये भी कुछ ना कुछ आपका डिफरेंशियल बनेगा। अब कैसे बनेगा गुरुजी, वो तो फॉर्मूला था। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, जब नोट करना। ठीक है जी, तो सबसे पहले डी, क्योंकि हमें पता है कि रूट के अंदर जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं तो रूट वाली टर्म हमेशा अपॉन में चली जाती है। मैंने कहां से सूंगा? मैंने यहां से सूंगा गुरुजी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 100% रूट वाई टर्म ऊपर होगी जी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता? 2x प्लस 2y, 2 से 2, 2 से 2। तो ये किसका फॉर्मूला बना जी? तो मेरे मालिक अब हमने इंटीग्रल कर दिया। जब हम इंटीग्रल करते हैं तो डिफरेंशियल हट जाता है जी। ठीक है जी, अब आपको कुछ कंडीशन दे रखी है इनमें। कंडीशन क्या दे रखी है गुरुजी? y 0 इक्वल टू 1 दे रखा है। इस इक्वेशन में पुट x बराबर 0 और y बराबर 1 रखते, तो 1 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये बात क्लियर हुई ना हुई गुरुजी? अरे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी गुरुजी, ये बात क्लियर हुई ना हुई?
जब भी y dx माइनस x dy होगा तो एक फॉर्मूला बनेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना गुरुजी, जहां भी y dx माइनस x dy या x dy माइनस y dx होगा तो एक फॉर्मूला बनेगा गुरुजी। ठीक है जी। और भी तरीके से ये हो सकता था, देखते एग्जैक्ट वैग्जैक्ट को लगा के, लेकिन ये सबसे आसान तरीका यही है। तो इन छोटी छोटी सी बातों को नोट करें, इनके सवाल अलग तरीके से और पूछ सकता है। कभी आप क्या हो जी, आपने तो एक ही कराया गुरुजी। और मैं आपको बता दूं गुरुजी, यदि आपको इस एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है सेकेंड ईयर की, तो चैप्टर नंबर आप फर्स्ट खोलना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8 खोलना गुरुजी। 8 में आपको 8-9 फॉर्मूले लिखे होंगे, फॉर्मूले याद नहीं करने वैसे, वो ये सब फॉर्मूले आपको वहां मेंशन कर रखे हैं। आप चाहो तो फॉर्मूले याद कर लो जी, देखे जाते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। तो कल जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कल हम फिर चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट करेंगे गुरुजी। आपकी एक आध दो प्रॉब्लम इसकी कुछ रह जा रही हैं, ठीक है जी, तो वो डिस्कशन करेंगे जी गुरुजी, और चैप्टर नंबर 2 की ओर प्रवेश करेंगे जी हम। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब।